देखिए, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन। एक रेप्यूटेड सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक हाई एंड एक्सपेंसिव लैपटॉप खरीदा जाता है। राइट, एकदम प्रॉपर पेमेंट और जीएसटी बिल के साथ। हाँ, बिल्कुल। और खरीदने वाला एकदम जेन्युइन बिलीफ के साथ उस लैपटॉप को अपने बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर देता है। एवरीथिंग सीम्स परफेक्टली लीगल, है ना? लेकिन 6 महीने बाद पुलिस दरवाजे पर आती है और उस लैपटॉप को कॉन्फिस्केट कर लेती है, ओह वाह। ये क्लेम करते हुए कि डिवाइस चोरी का है। एग्जैक्टली। 2 साल पहले किसी और स्टेट से चोरी हुआ था। तो इस सिचुएशन में खरीदने वाले का लैपटॉप भी गया और उसके पैसे भी गए। ये कोई रेयर बैड लक नहीं है, बल्कि एक 90 साल पुराने कानून का हार्श रियलिटी चेक है, जो वर्चुअली हमारी हर छोटी बड़ी परचेस को सीक्रेटली गवर्न करता है। सही कहा। सो वेलकम टू टुडेज डीप डाइव। आज हम एक ऐसी लीगल टेरिटोरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कॉमर्स और एवरीडे शॉपिंग का इनविजिबल इंजन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एब्सोल्युटली। और हमारा मिशन इस एक्ट के फाउंडेशनल लॉजिक को डिकोड करना है। राइट। हम लीगली समझेंगे कि सेल एक्चुअली होती क्या है, उसके मैंडेटरी एसेंशियल्स क्या हैं। सुनने वालों को ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे ये 1930 का फ्रेमवर्क आज के मॉडर्न ई कॉमर्स को भी रेगुलेट कर रहा है। आज की इस डीप डाइव के लिए हमने ओरिजिनल 1930 एक्ट के प्रोविजंस, लीगल आर्टिकल्स और कुछ बहुत ही फेमस केस स्टडीज का रेफरेंस लिया है। हाँ, और इस एक्ट का वेट समझने के लिए ना हमें थोड़ा हिस्टोरिकली पीछे जाना पड़ेगा। वॉज फैसिनेटिंग हियर, इसकी इंडियन लीगल हिस्ट्री में सेल ऑफ गुड्स हमेशा से इंडिपेंडेंट कानून नहीं था। वेट, सच में? तो पहले ये किसके अंडर आता था? ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हिस्सा था। उसके चैप्टर 7 के अंदर सब कवर होता था। लेकिन 1920s के आसपास ग्लोबल ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पर थे। राइट। सप्लाई चेन्स क्रॉस बॉर्डर हो रही थी, बिल्कुल। बल्क मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी और बिजनेस ट्रांजैक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स होने लगे कि वो 1872 के बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉज उन्हें गवर्न करने के लिए इनसफिशिएंट साबित होने लगे। मेक सेंस। उन्हें एक अलग न्यूआंस चाहिए होगा, खास करके मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में। एग्जैक्टली। इसी इकोनॉमिक डिमांड को देखते हुए लॉ मेकर्स ने सेल्स के प्रोविजंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग किया, उन्हें हेवीली एक्सपैंड किया और 1930 में एक डेडिकेटेड कानून बनाया। ये एसेंशियली मॉडर्न इंडियन कैपिटलिज्म के लिए एक रेगुलेटरी ब्लूप्रिंट था। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के फाउंडेशन को अनपैक करते हैं। कानूनी नजरिए से एक सेल यानी जो हमारी आम खरीदारी होती है, वो आखिर क्या है? अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट की सेक्शन 4(1) को केयरफुली डाइसेक्ट करें तो ये क्लियरली डिफाइन करता है कि सेल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां सेलर गुड्स की ओनरशिप बायर को एक तय प्राइस पर ट्रांसफर करता है, या फिर ट्रांसफर करने का अग्रीमेंट करता है। राइट। दोनों चीजें। सुनने में ये डेफिनेशन बहुत सिंपल लगती है, राइट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। लेकिन लीगल टर्म्स में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए 5 एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट्स का होना जरूरी है, जिनको हम एसेंशियल्स कहते हैं। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो लॉ की नजरों में वो ट्रांजैक्शन सेल नहीं है। बिल्कुल। तो पहला एसेंशियल रिक्वायरमेंट है 2 पार्टीज, एक बायर और एक सेलर का होना मैंडेटरी है और दोनों डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कोई खुद को सामान नहीं बेच सकता। लॉ आर्टिफिशियली रिकॉग्नाइज करता है कि कौन प्रॉपर्टी दे रहा है और कौन ले रहा है। राइट। दूसरा मैंडेटरी एलिमेंट है गुड्स। इस एक्ट के सेक्शन 2(7) के हिसाब से गुड्स का स्पेसिफिकली मतलब है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये पॉइंट ध्यान से समझना जरूरी है। जमीन, बिल्डिंग या कोई रियल एस्टेट इस एक्ट के दायरे में कवर नहीं होता, उसके लिए अलग लॉज हैं। हाँ, और इसमें मनी को एक्सप्लिसिटली गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर पैसा ही गुड्स बन गया तो एक्सचेंज मीडियम क्या होगा? राइट। तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल एसेंशियल है प्राइस, यानी कंसिडरेशन स्ट्रिक्टली मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, पैसों में। जिससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं एक एनालॉजी देती हूँ। मान लीजिए कोई एक कॉफी शॉप से कॉफी खरीद रहा है पैसा देके, तो वो क्लियर कट सेल है। लेकिन अगर कोई अपनी पुरानी कार के बदले किसी की मोटरसाइकिल एक्सचेंज करता है तो क्या वो लीगली सेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कार के बदले बाइक लेना बार्टर है, सेल नहीं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत प्राइस यानी पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना स्ट्रिक्टली जरूरी है। लेकिन एक्ट बार्टर सिस्टम को एक्सक्लूड क्यों करता है? ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है ना। इसके पीछे का रीजन टैक्सेशन और कमर्शियल प्रिडिक्टेबिलिटी से जुड़ा है।
1930s की रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी में बार्टर डिस्प्यूट्स एक नाइटमेयर थे। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 50 टन स्टील के बदले ट्रक्स एक्सचेंज करता है और ट्रक्स डिफेक्टिव निकलते हैं, तो डैमेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे? ओ आई सी, एग्जैक्ट वैल्यू असेसमेंट के लिए पैसा जरूरी था। एग्जैक्टली इससे प्योरली बार्टर ट्रांजैक्शंस इस एक्ट के स्कोप से बाहर हैं। अगर प्राइस नहीं है तो वो सेल नहीं है। मेक सेंस। चलिए चौथे एसेंशियल पर आते हैं, वो है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहाँ ओनरशिप का मतलब सिर्फ पोजेशन से नहीं है, बल्कि अल्टीमेट लीगल टाइटल से है। गुड्स किसके पास फिजिकली है उससे फर्क नहीं पड़ता, कानूनी तौर पर उनका मालिक कौन है ये मैटर करता है। और पांचवा आखिरी एसेंशियल ये है कि एक आम कॉन्ट्रैक्ट के बाकी सभी वैलिड एलिमेंट्स जैसे फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो सब उस ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट होने चाहिए। राइट। लेकिन जब हम ओनरशिप ट्रांसफर होने की बात करते हैं तो एक डिलेमा आता है। ओनरशिप के साथ जुड़ी होती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यानी रिस्क। तो ये ओनरशिप और रिस्क एग्जैक्ट किस टाइम पर ट्रांसफर होते हैं? यहीं से एक बहुत ही क्रिटिकल डिवीजन सामने आता है, सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच का अंतर। तो इनमें एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम सिर्फ सेल वर्ड यूज करते हैं तो लॉ इसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहता है। यहां ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही डील लॉक हुई, टाइटल बायर का हो गया। तो इसका मतलब रिस्क भी तुरंत बायर का हो जाता है? बिल्कुल। सेक्शन 26 का स्ट्रिक्ट रूल है, रिस्क फॉलोज प्रॉपर्टी। जिसके पास ओनरशिप है वो ही लॉस बेयर करेगा। और अग्रीमेंट टू सेल के केस में? ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस सिनेरियो में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती, वो फ्यूचर की किसी डेट पर या किसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ट्रांसफर होती है। तब तक ओनरशिप और रिस्क दोनों सेलर के पास रहते हैं। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। मैंने इसके सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल पढ़ा था। मान लीजिए टी नाम का एक व्यक्ति एस को वो सारे संतरे बेचने का अग्रीमेंट करता है जो इस साल उसके बगीचे में उगने वाले हैं। ये फ्यूचर गुड्स हुए, राइट? हाँ, क्योंकि ये संतरे अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं, तो ये लिटरली एग्जिस्टेंस में नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। राइट। लेकिन अगर अचानक कोई भारी आंधी आती है और सारे संतरे पेड़ पर ही खराब हो जाते हैं डिलीवरी से पहले, तो नुकसान किसका होगा, बायर का या सेलर का? इसका क्लियर आंसर सेक्शन 8 में दिया गया है। क्योंकि ये एक अग्रीमेंट टू सेल था और संतरे फ्यूचर गुड्स थे, तो ओनरशिप अभी तक बायर के पास शिफ्ट नहीं हुई थी। यानी रिस्क अभी भी सेलर का ही था। एग्जैक्टली। तो जब गुड्स बिना किसी पार्टी की गलती के पेरिश हो गए, तो वो अग्रीमेंट लीगली वॉइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और सारा नुकसान सेलर का ही होगा। बायर को उन खराब संतरों के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ओह वाओ, तो रिस्क एंड ओनरशिप आर परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। हाँ। जिसके पास लीगल टाइटल उसी का रिस्क। लेकिन यहाँ एक और कॉम्प्लिकेशन इमर्ज होती है जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, मतलब व्हाट इफ जो इंसान ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है वो एक्चुअली उस सामान का असली मालिक हो ही ना? ये प्रॉपर्टी लॉ का सबसे ट्रिकी जुरिस्प्रूडेंस है। इसके लिए एक बहुत ही फेमस लैटिन मैक्सिम है, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसका मतलब है कोई भी इंसान वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं। राइट। बिल्कुल सही। सेक्शन 27 इसी रूल को कोडिफाई कर दिया। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बायर को कभी भी सेलर से बेहतर टाइटल नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब जो इंट्रो में मैंने स्टोलन लैपटॉप वाला एग्जाम्पल दिया था, जहां प्रॉपर बिल के साथ खरीदारी हुई थी, वहां यही नेमो डाट रूल अप्लाई होगा। 100%। चोर के पास रियल ओनरशिप नहीं थी, तो वो उस सेकंड हैंड स्टोर को लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं कर पाया और वो स्टोरेज उस इनोसेंट बायर को टाइटल नहीं दे पाया। पर एक मिनट, अगर किसी ने चोरी का सामान गुड फेथ में खरीदा है, मतलब उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो चोरी का है और उसने पूरे पैसे दिए, तो क्या फिर भी वो इसका मालिक नहीं बनेगा? नहीं, लॉ के हिसाब से चोरी के केस में असली मालिक का हक हमेशा सुपीरियर होगा। इनोसेंट बायर को उस दुकान वाले पर सू करके अपने पैसे वापस मंगाने पड़ेंगे, पर वो उस लैपटॉप पर क्लेम नहीं कर सकता। ये तो एक तरह से इनोसेंट बायर्स के लिए थोड़ा अनफेयर साउंड करता है। I mean, अगर हर बायर को डर रहेगा कि उसकी खरीदी हुई चीज कोई क्लेम कर लेगा, तो मार्केट में ट्रस्ट ही नहीं बचेगा ना? वही तो बात है। मार्केट को प्रॉपर्ली चलाने के लिए इस आयरन क्लैड रूल के कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस बनाए गए हैं ताकि ट्रेड स्मूथ रहे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल? जैसे टाइटल बाय एस्टॉपल। इसमें एक क्लासिकल इंग्लिश लॉ केस है, ग्रीनवर्ड वर्सेस बेनेट। ओह हाँ, ये मैंने पढ़ा था, जिसमें एक फ्लीट ओनर ने अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ओरिजिनल पेपर्स नेग्लिजेंस में अपने एजेंट को दे दिए थे, राइट? एग्जैक्टली।
उसने पेपर्स दिए थे सिर्फ रिपेयरिंग के लिए, पर उस एजेंट ने बिना अथॉरिटी के उन पेपर्स का फायदा उठाकर वो व्हीकल्स किसी और इनोसेंट कंपनी को बेच दिए। तो इसमें एक्सेप्शन कैसे अप्लाई हुआ? नीमो डेट का हिसाब से तो वो इनवैलिड सेल होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, पर कोर्ट ने देखा कि गलती किसकी है। ओरिजिनल ओनर ने खुद लापरवाही से अपने डॉक्यूमेंट्स देकर ये इल्यूजन क्रिएट किया कि एजेंट के पास बेचने की अथॉरिटी है। आई सी। तो उस ओनर की ही नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से दूसरी कंपनी धोखे में आई। राइट। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल की वजह से लॉ ने अब उस ओरिजिनल ओनर को प्रॉपर्टी रिक्लेम करने से रोक दिया। यहां उस गुड फेथ में खरीदने वाले बायर को लेजिट ओनरशिप मिल गई। वाओ, सो बेसिकली लॉ सिर्फ एक ब्लैंक रूल एनफोर्स नहीं करता, वो मार्केट बैलेंस देखता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अब ओनरशिप के बाद एक और फैक्टर आता है, क्वालिटी। हाँ। जब बायर को सामान मिल जाता है पर वो वैसा परफॉर्म ना करे जैसा वादा किया था, तब क्या होता है? यहां सेक्शन 12 के दो बहुत फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कंडीशंस और वारंटीज। आम भाषा में लोग इन वर्ड्स को एक ही समझते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। राइट। तो एक कंडीशन एग्जैक्टली क्या होती है? कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का वो बेसिक रूट है, वो मेन शर्त है जिसके ऊपर पूरी डील खड़ी है। अगर कंडीशन टूटी तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कोलैप्स हो जाता है। बायर कंप्लीटली सामान वापस कर सकता है और अपने पैसे क्लेम कर सकता है। और वारंटी? वारंटी एक कोलैटरल या सब्सिडियरी स्टिपुलेशन है, मतलब एक असिस्टेंट शर्त। अगर वारंटी ब्रीच होती है तो बायर सामान रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ उस नुकसान के लिए डैमेजेस या हर्जाना मांग सकता है। लेट मी गिव एन एनालॉजी फॉर दिस। मान लीजिए किसी को लंबे सफर यानी टूरिंग के लिए एक गाड़ी चाहिए और वो कार डीलर की एडवाइस पर पूरी तरह ट्रस्ट करके एक हाई स्पीड स्पोर्ट्स कार जैसे बुगाटी ले लेता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो टूरिंग के लिए बिल्कुल अनफिट है। तो ये क्या होगा, कंडीशन ब्रीच या वारंटी ब्रीच? ये बेसिकली इम्प्लाइड कंडीशन एज टू फिटनेस का वायलेशन है। इम्प्लाइड कंडीशन यानी जो लिखी नहीं गई थी पर समझी जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली क्योंकि बायर ने अपना स्पेसिफिक पर्पस यानी टूरिंग डीलर को ओपनली बता दिया था और उसने डीलर की स्किल पर भरोसा किया, तो लॉ ऑटोमेटिकली ये कंडीशन इम्प्लाई कर देता है कि कार उस पर्पस के लिए फिट होनी चाहिए करके अपने पूरे पैसे वापस मांग सकता है। ये सिर्फ एक माइनर डैमेज का केस नहीं था, ये रूट कंडीशन का ब्रीच था। वही एक और पॉइंट होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, राइट? मतलब सामान स्ट्रिक्टली वैसा ही होना चाहिए जैसा कैटलॉग या डिस्क्रिप्शन में बताया गया था। हाँ, अगर आपने ऑनलाइन प्योर कॉटन शर्ट ऑर्डर की और डिस्क्रिप्शन वही था पर आपको पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड आ गया, तो भले ही क्वालिटी कितनी भी प्रीमियम हो, आइडेंटिटी ऑफ गुड्स बदल गई है, वहां भी कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी। हम समझ सकते हैं कि ये 1930 का लॉ सिर्फ पेपर पर लिखी थियरी नहीं है, ये वो इनविजिबल थ्रेड है जो हमारी एवरीडे शॉपिंग, ऑनलाइन डिलीवरी, कंडीशन और वारंटी के रूल्स और नीमो डेप जैसे कॉन्सेप्ट्स को गवर्न करता है। इट्स ट्रूली द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। एब्सोल्युटली। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों को एक ऐसी डायरेक्शन में सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं जिसकी आज हमने उतनी डिटेल में बात नहीं की है। ओह, वो क्या है? आज हमने मेनली बायर के राइट्स पर फोकस किया, राइट? बायर रिजेक्ट करेगा, बायर डैमेजेस लेगा, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर सेलर ने अपना सामान भेज दिया पर बायर बैंक डिफॉल्ट कर जाए या पैसे ही ना दे। ओ, मतलब एक अनपेड सेलर की सिचुएशन। Yes. वहां तो सेलर का मैसिव नुकसान हो जाएगा। वहीं पर इस एक्ट का मैजिक शुरू होता है। इस 1930 के लॉ ने अनपेड सेलर को कुछ बहुत ही यूनिक और जादुई पावर्स दी हैं जो बाकी किसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं मिलती। ऐसी कौन सी पावर्स? जैसे राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट, मतलब अगर सामान कैरियर के पास है, शिप या ट्रेन में रास्ते में है और पता चलता है कि बायर के पास पैसे नहीं है, तो कानून सेलर को ये एक्सट्रीम पावर देता है कि वो एसेंशियली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के बीच में इंटरफेयर करे और रास्ते से ही अपना सामान वापस मंगवा ले। वेट, लिटरली रास्ते से वापस? लिटरली रास्ते से वापस। और दूसरा है राइट ऑफ लियन, जहां सेलर सामान पर अपना फिजिकल कब्जा बनाए रख सकता है जब तक उसे उसके पैसे ना मिल जाएं, भले ही ओनरशिप लीगल तौर पर ट्रांसफर हो चुकी हो। वाओ! तो अगली बार जब किसी को ऑनलाइन ऑर्डर का पेमेंट फेल हो जाए और पैकेज रास्ते से ही वेयरहाउस वापस चला जाए, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि ये उस कंपनी का कोई टेक ग्लिच नहीं है। इसके पीछे द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के स्ट्रिक्ट रूल्स और राइट्स अपना काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली।
कानून हमेशा बैकग्राउंड में साइलेंटली ऑपरेट करता है। तो सुनने वालों, उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने आपको अपनी अगली खरीदारी को एक नई लीगल नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा। कीप एक्सप्लोरिंग दीज हिडन फ्रेमवर्क्स और अपनी राइट्स को हमेशा जानते रहिए। शुक्रिया।